नमस्कार, बिहार चुनाव की नंबर 1 डिबेट शो में आपका बहुत बहुत स्वागत। आपके साथ मैं हूं संतोष गंगवार। बिहार विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, एनडीए सरकार खजाना खोल रही है। आज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश को जीएसटी 2.0 का तोहफा दिया, यानी आज से दूध, ब्रेड, पनीर जैसे रसोई के जरूरी सामानों पर जीएसटी 0 हो गई। साथ ही पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर टैक्स खत्म कर दिया गया। यह कदम सीधे जनता की जेब को राहत पहुंचाने वाला है, खासकर मध्यम वर्ग और गरीब परिवारों को। प्रधानमंत्री मोदी का मानना है कि महिलाओं की भूमिका विकास में अहम है और यह घोषणाएं उसी दिशा में एक बड़ा कदम है। अब सवाल है कि क्या यह दिवाली बोनांजा बिहार की महिलाओं और युवाओं को एनडीए की ओर खींच लेगा? उधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी बिहार के लोगों के लिए खजाना खोल रखा है। महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत हर परिवार की एक महिला सदस्य को डीबीटी से 10,000 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। यह मदद सिलाई, बुनाई, फूड प्रोसेसिंग जैसी छोटी यूनिट्स शुरू करने के लिए होगी। यह योजना का मकसद महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। इसके अलावा शिक्षकों और शिक्षा स्वयंसेवकों के लिए बड़ा ऐलान किया गया। विकास मित्रों को टैबलेट खरीदने के लिए 25,000 रुपए एक मुश्त, परिवहन भत्ता 1,900 से बढ़ाकर 2,500 रुपए महीना और स्टेशनरी भत्ता 900 से बढ़ाकर 1,500 रुपए कर दिया गया। अक्षर आंचल योजना के तहत शिक्षा कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन के लिए 10,000 रुपए और शिक्षण सामग्री के लिए केंद्रवार सालाना 6,000 रुपए देने का भी ऐलान किया गया। यह कदम महादलित विकास मिशन और शिक्षा क्षेत्र को मजबूत करने के लिए उठाया जा रहा है। इसके अलावा नीतीश सरकार बेरोजगारी ग्रेजुएट्स के लिए 1,000 रुपए महीना 2 साल तक देगी, जिस पर विपक्ष पूछ रहा है कि यह घोषणाएं चुनावी स्टंट है या स्थायी समाधान। ऐसे में सवाल है कि एनडीए का विकास का तोहफा विपक्ष को वोट का लॉलीपॉप क्यों लग रहा है? क्या ये तोहफे विपक्ष पर भारी पड़ेंगे? क्या मोदी की बचत योजना और नीतीश का कैश फॉर्मूला विपक्ष की नींव हिला देंगे, या फिर ये महज चुनावी जुमला साबित होंगे जैसा विपक्ष दावा कर रहा है? आज की बहस इन्हीं सवालों पर, लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट। ये खुशी जीएसटी कम होने और उसकी वजह से सामान सस्ता होने की है। बीजेपी के शब्दों में कहें तो ये बजट उत्सव है, लेकिन चुनावी साल में बिहार के लोगों के लिए एक नहीं बल्कि दोहरी खुशी का मौका है। आज यानी 22 सितंबर से जीएसटी की कम हुई दरें लागू हो चुकी हैं। दूसरी ओर 26 सितंबर को नीतीश और मोदी मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का शुभारंभ करने जा रहे हैं। इसके जरिए बिहार की महिलाओं को 10-10 हजार रुपये का तोहफा दिया जाएगा। 26 तारीख को प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी संयुक्त रूप से पूरे बिहार के करीब 75 लाख महिलाओं को 10,000 रुपये की जो राशि उनके अकाउंट में भेजना है, तो संयुक्त रूप से इस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। मतलब ये कि चुनाव से पहले डबल इंजन सरकार का बम्पर तोहफा ऑफर जारी है। पहले बिहार में ताबड़तोड़ कई बड़ी घोषणाएं, फिर केंद्रीय बजट में 12 लाख तक इनकम टैक्स माफ, फिर जीएसटी में बड़ी राहत से सामान सस्ते हो गए और अब 26 सितंबर को 10,000 की सौगात से महिलाओं की बल्ले बल्ले। पिछले दिनों जीएसटी काउंसिल की बैठक में मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया और घरेलू मांग को बढ़ावा देने के लिए साबुन से लेकर छोटी कार तक कई आइटम्स पर जीएसटी में कटौती की। सरकार ने जेब पर बोझ कम कर आम लोगों को बड़ा सुकून दिया है, तो दूसरी ओर इस पर बिहार में खूब सियासत भी हो रही है। गवर्नमेंट नहीं है, ये गवर्न इवेंट है। हर एक चीज को एक इवेंट मनाते हैं, इवेंट इवेंट इवेंट। जीएसटी घटाकर सरकार ने मिडिल क्लास के जेब पर पड़ने वाले बोझ को कम किया है और महिलाओं को 10-10 हजार रुपये देकर बैंक बैलेंस भी मजबूत करने जा रही है। ऐसे में सवाल है कि क्या नीतीश मोदी का तोहफा विपक्ष पर भारी पड़ेगा? पटना संवाददाता शैलेंद्र और आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो चलिए सीधे आज के सवालों पर आते हैं। आज बहस चुनाव की में हम पूछेंगे, जीएसटी राहत से कितने वोटर प्रभावित होंगे? नीतीश की डीबीटी योजना महिला वोटर पर नजर है क्या? शिक्षकों को टैबलेट भत्ता कितना असर करेगा? बेरोजगारों को 1,000 रुपए मास्टर स्ट्रोक साबित होगा क्या? क्या ये घोषणाएं विपक्ष पर भारी पड़ेंगी?
तो चलिए मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं। सत्ता पक्ष से हमारे साथ जेडीयू प्रवक्ता डॉक्टर अनुप्रिया यादव और बीजेपी प्रवक्ता नीरज कुमार जी जुड़ रहे हैं। तो वहीं विपक्ष से कांग्रेस प्रवक्ता सिद्धनाथ तिवारी जी और सीपीआई एमएल प्रवक्ता परवेज जी जुड़ रहे हैं। इसके अलावा राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर डॉक्टर संजय कुमार जी भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। मेरा पहला सवाल सिद्धनाथ तिवारी जी आपसे, आज से न्यू जीएसटी रिफॉर्म्स देश भर में लागू हो गए। प्रधानमंत्री मोदी इसे बचत उत्सव बता रहे हैं, जबकि कांग्रेस सांसद जयराम रमेश कह रहे हैं कि यह पूरा जीएसटी सुधार नहीं है, यह दूसरा अवतार नहीं है बल्कि 1.5वां अवतार है। 1.5वां अवतार, जरा इस बयान को समझाइएगा थोड़ा सा। संतोष जी, आपने वो फिल्म देखी होगी शोले, उसमें एक गब्बर होता है और वो रामगढ़ वालों से टैक्स की वसूली करता है, अनाज 50 किलो हर महीने। तो गब्बर सिंह ने अब घोषणा कर दी है कि वो 50 किलो अनाज नहीं लेगा, वो 40 किलो अनाज लेगा। किलो का आवाज आ रहा है। और उसके बाद गब्बर सिंह ने यह भी घोषणा कर दी कि चलो भाई सब लोग जाके गांव गांव घर घर उत्सव मनाओ कि हमने जो है अब हफ्ता वसूली में 10 किलो अनाज कम कर दिया है, अब 50 की जगह 40 किलो ही देना है। ये ठीक उसी तरह का ये मामला है। जीएसटी में बड़ी राहत दी, तो आफत किसने दी थी? आफत से ही ना राहत मिलती है जी। आपने राहत दी, इसका मतलब आफत पहले थी, तो आफत किसने दी थी? इसी मोदी सरकार ने ना 11 साल तक देश की जनता के सिर पर आफत लाद कर, और अब आप कह रहे हैं कि राहत दी, तो आफत की जिम्मेदारी लेने वक्त क्यों नहीं सामने आए? आफत तो आपने ला दी थी। जीएसटी के स्लैब में जो भी कमी हुई, वो स्लैब किसने बनाया था? आपने बनाया था, मोदी सरकार ने बनाया था। 11 वर्षों तक देश की जनता को आर्थिक रूप से तबाह करने के बाद अब कह रहे हैं उत्सव मनाइए, गब्बर सिंह 50 किलो की जगह 40 किलो ही लेगा। तो कुल मिला जुला के जी, इससे पहले जो गवर्नमेंट थी, जीएसटी जब लागू नहीं हुआ था, दूसरी कर व्यवस्था थी इस देश में, तो उस समय क्या जनता को कर नहीं देना पड़ता था चीजों पर? कर तो तब भी दे रहे थे ना। नहीं भाई साहब, मुझे उसमें सुधार करते हुए जीएसटी लेकर आए, और अब जरूरत पड़ी उसमें भी सुधार करने की, तो उसमें भी जीएसटी में उसमें छूट दे दी गई। ठीक है, ठीक है। 11 वर्षों के बाद इनको समझ में आया कि इसमें सुधार की जरूरत है। इतनी नासमझ सरकार आप इसको समझ रहे हैं? 28% टैक्स होता है जी कहीं, हैं? 28% टैक्स लगा दीजिएगा किसी चीज पर, और जरूरी चीजों पर, और 11 वर्ष आपको समझने में लग जाएंगे कि 28% बहुत अधिक टैक्स है, इसको कम कर देना चाहिए। अगर आप इतने नासमझ हैं तो निश्चित तौर पर यह देश नासमझों के हाथ में है, जिनको समझ नहीं है इस देश की। यही ना बात हुई। या फिर अगर आपको समझ है तो आप समझ के इस देश को लूट रहे थे, और जब यह बात समझ गए कि इस बार जनता दौड़ा देगी, अब पब्लिक बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है, तो अब आप जीएसटी दरों में कटौती कर रहे हैं, इस योजना के नाम पर पैसे बांट रहे हैं, उस योजना के, अचानक सारे क्लास की चिंता हो गई आपको। 20 वर्षों बाद बिहार में नीतीश कुमार जी को आप देखिए, हर वर्ग की चिंता सताने लगी। 20 वर्ष तक किसी की चिंता नहीं थी, चुनाव के ठीक 1.5 महीने पहले अचानक बिहार की इतनी चिंता हो गई, एक एक क्लास की इतनी चिंता हो गई कि हर वर्ग के लिए ताबड़तोड़ घोषणाएं कर रहे हैं। तो इसका मतलब स्पष्ट है कि उन्हें अंदाजा हो गया है। विपक्ष लगातार यही बातें तो कह रहा था। अगर विपक्ष की बातों को वो स्वीकार करके सॉरी, हर वर्ग की अगर वो सोच रहे हैं, हर वर्ग के बारे में, हर व्यक्ति के बारे में सोचने लगे हैं, तो ये विपक्ष के लिए अच्छी बात है। सर 20 वर्ष लग गए विपक्ष की बात समझ पाने में उनको, 20 वर्ष लग गए बिहार की स्थिति समझ पाने में उनको, 20 वर्ष लग गए बिहार की जनता, बिहार के आम आदमी की मुश्किलों को समझ पाने में उनको। नीरज जी भी हमारे साथ हैं। लोगों की जरूरत नहीं है। नीरज जी, 11 साल आपको जीएसटी समझने में लगे, और 11 साल बाद आपने जीएसटी का दूसरा फॉर्म लागू किया है, और 20 साल आपको पब्लिक की समस्याओं को समझने में लगे, और 20 साल बाद अब आप हर वर्ग की लोगों को राहत दे रहे हैं। मैं बिल्कुल बिंदुवार उत्तर देता हूं, और लेकिन अच्छा लगता अभी अशित जी कुछ देर आप मेरा समय काट के उनको देते। कांग्रेस का कितनी बढ़िया से अभी वोट खराब कर रहे थे। अरे पूरी जनता उत्सव मना रही है बिहार की और देश की, सबके जेबों पर भार कम किया है माननीय मोदी जी ने, सौगातों की बौछार कर दी है। देखिए इनके टाइम में, कांग्रेस के टाइम में जब वैट था, उसमें लगभग 21-22 तरह के टैक्स लगते थे साहब, और सब मिला करके 40% से ज्यादा टैक्स उस टाइम देना पड़ता था। एक्साइज ड्यूटी था 16%, मुझे याद है, लोग पे करते थे, फिर वैट पे करते थे, फिर सेस पे करते थे, एजुकेशन सेस लगाते थे, बहुत तरह के टैक्सेस होते, टैक्स फॉर टैक्स।
तो कीमतें में बहुत बड़ी इजाफा होती थी। यहाँ मोदी जी ने कॉन्सेप्ट लाया जीएसटी का, वन नेशन वन टैक्स। और जिस समय मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने थे, सबको ये बात ध्यान में रखनी चाहिए, उस समय इंडिया दुनिया के टॉप 5 फ्रेजाइल इकोनॉमी में था, मतलब बर्बाद इकोनॉमी में इंडिया था। उस समय इंडिया की स्थिति ऐसी नहीं थी कि उस समय टैक्स कम करके हम लोग जनता को राहत देते। लेकिन आज मोदी जी के वित्तीय प्रबंधन ने, हमारे माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी की वित्तीय प्रबंधन ने, और हमारे बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, जिनकी अध्यक्षता में ये काउंसिल में बैठक में सुझाव पास किए गए, इन लोगों के वित्तीय प्रबंधन में यह देखा गया कि अब देश में जीएसटी कलेक्शन बहुत बढ़िया आ रहा है। अब ये देश एफोर्ड कर सकता है कि जनता को उसका लाभ दे, तो हम जनता को सीधा उसका लाभ दे रहे हैं साहब। आज ही हम लोग, हमारे डिप्टी सीएम गए थे यहाँ पटना में एक जनरल स्टोर में, कि वहाँ कैसे एमआरपी पुराना है लेकिन कम कीमतों पर वो सामान बेच रहे हैं। हम लोगों ने भी वहां 2 चॉकलेट खरीदा, 100 रुपए का लिया, उसका 87 रुपए हमको पे करना पड़ा। तो आम जनता पर इस बहुत खुशी है, और ये अफवाह भरम फैलाते रहे, और अफवाह भरम इनके फैलाने से जनता इनको समझ रही है, ये अच्छे कामों का भी विरोध करते हैं, क्योंकि इन्हें सिर्फ और सिर्फ विरोध करना है। दरअसल मुद्दा यह है कि विकास की परियोजनाओं ने की बौछार से और माननीय मोदी जी की सौगात से, नीतीश जी के नीरज सौगात जी से, एक बात समझाइएगा, नीरज जी एक बात समझाइएगा, जब ये मैया सम्मान योजना की बात कर रहे थे तब आप ये कह रहे थे कि पैसा कहां से आएगा, ये सवाल आप पूछ रहे थे ना इनसे। अब मैया सम्मान योजना के इतर आप तमाम योजनाएं लेकर चले आए। देखिए समय समय की बात होती है, अभी मैंने आपको उदाहरण भी ये दिया तो कि मैया जिस समय सम्मान मोदी जी योजना की प्राइम बात मिनिस्टर बने बहुत थे, समय पहले थोड़ी उस कर रहे समय थे, ये तो जनवरी फरवरी की बात है, फरवरी मार्च की बात है संभवतः। तो जिस समय ये बात कर रहे थे ये तो देखो, तो सत्ता में आना नहीं है, सिर्फ बयानबाजी कर देना। ये बात कर दिए थे कि 200 यूनिट बिजली हम फ्री में देंगे, लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी ने बड़ा कैलकुलेशन के साथ किया कि बिहार में 1 करोड़ 68 लाख। अनुप्रिया जी को लेकर आते, अनुप्रिया जी को लेकर आते। अनुप्रिया जी, आपकी कैलकुलेशन और विपक्ष जब यही चीजें कह रहा था तो उस समय आप कह रहे थे कि बिहार उस स्थिति में नहीं है, और आज मैं कैग की रिपोर्ट देख रहा था, उसमें सरप्लस स्टेट में उत्तर प्रदेश है, गुजरात है, ओडिशा है, झारखंड है, कर्नाटक है, राजस्व घाटे वाले में आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, राजस्थान है, पश्चिम बंगाल है, पंजाब है और बिहार भी है। तो जब हमारा राजस्व घाटा चल ही रहा है और हम ये जो विपक्ष की भाषा में बोले लॉलीपॉप बांट रहे हैं, तो ये तो और नुकसान नहीं कर देगा? संतोष जी, अगर बिहार के हर वर्ग को माननीय मुख्यमंत्री जी अपने खजाने से, या कह सकते हैं, मैं खजाना नहीं कहूंगी, वो जनता की गहरी कमाई से ही अगर हम जनमानस को प्रोत्साहन करें, हर वर्ग को उनके कार्यों को करने में सहूलियत हो, जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने 20 से 25 वर्षों के युवाओं के लिए 1000 की बात की, जैसे नए वकीलों की बात की, महिलाओं को सशक्तिकरण को लेकर के, जैसा कि हमने पहले भी जिस तरह से हम लोगों ने, आज जो हम रोजगार की बात करते हैं इसमें 24 लाख रोजगार महिलाएं पा रही हैं, ग्रामीण महिलाएं हैं, तो हम शहरी महिलाओं को भी, जो नीतीश कुमार जी के 35% आरक्षण की नौकरी को लाभ नहीं पा सकती है, जिनकी उम्र सीमा मतलब बढ़ चुकी है, वो अब किसी नौकरी के लिए काबिल नहीं है, तो कैसे वो अपने आप को सशक्तिकरण करे? अगर उस लाभ को आप कहते हैं लॉलीपॉप, तो मुझे लगता है ये बहुत आश्चर्यजनक बात है। क्योंकि नीतीश कुमार जी की आपने, क्योंकि आपने इंट्रो में एक बात कहा था कि क्या ये लॉलीपॉप होगा, क्या ये जुमला होगा? नीतीश कुमार जी की जितनी भी योजनाएं हैं, अगर आपने देखा होगा कि 2005 के बाद से जब नीतीश कुमार जी ने बिहार को संभाला था, लगातार बेटियों को पढ़ने के लिए साइकिल योजना, पोशाक की योजना, उन बेटियों को आगे की पढ़ाई वो कर पाए, उनके परिवार के लोग उस पढ़ाई को रोके नहीं, उसके लिए कन्या उत्थान योजना के तहत उनकी 10वीं की पढ़ाई कंप्लीट करने पर प्रोत्साहन राशि, 12वीं की पढ़ाई कंप्लीट करने पर प्रोत्साहन राशि, ग्रेजुएशन कंप्लीट करने पे बिहार का सबसे उच्चतम जो एग्जामिनेशन है, जो बीपीएससी हम लोग कहते हैं, उसको क्वालिफाई करने के लिए अगर बेटियां उसको पीटी पास करती तो 50,000, मेंस पास करती 1 लाख रुपए। अब बताइए, इन चीजों को कहीं कोई रुकावट आई है क्या? और ग्रामीण और सरकारी स्कूलों में, आप कॉलेजों में बच्चियों को पढ़ने के लिए केजी से पीजी की पढ़ाई मुफ्त है। आपने देखा कि कैसे हम लोगों ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड को चलाया, कोई भी योजना बंद हुआ है क्या? कोई योजना बंद नहीं हुआ है। नीतीश कुमार जी बहुत संकल्पित है, और उनको जिस बिहार को उन्होंने संभाला था ना संतोष जी, ऐसा आज बदला हुआ बिहार किसी ने कल्पना भी नहीं की होंगे। यहाँ डॉक्टर संजय कुमार बैठे हैं, वो बताएंगे कि कैसा बिहार था। और बिहार में जब नीतीश कुमार जी को जो संभाला था, उस समय में पढ़ाई के नाम पे चरवाहा विद्यालय चल रहा था, शिक्षकों के नाम पे जिस तरह का लूट होता था, और योजनाओं की जो प्रोत्साहन राशि थी ना, वो नेताओं के पॉकेट में जाती थी साहब, नौकरी के बदले जमीन ले ली जाती थी। अब हमारे यहाँ ये योजनाएं नहीं चलती हैं। हमारे यहाँ उन राशि को जो
जो जिसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि ये राशि उनको मिलना चाहिए, वो राशि उसी व्यक्ति को मिलता है। एक लास्ट पॉइंट के साथ मैं खत्म करूंगी। आज जिस तरह से वृद्धा पेंशन हो गया, ये पेंशन जिस समय में 2005 था, उस समय लाभार्थियों की संख्या 15 लाख थी। आज लाभार्थियों की संख्या 1,65,00,000 है। अच्छा, ये बताइए, ये लोग को चिन्हित किसने किया? राज्य सरकार ने किया। राज्य सरकार ने चिन्हित करके उस राशि को किसके पास दिया? उस लाभार्थी को दिया, किसी नेताओं के खाते में नहीं है। आज किसी भी नेताओं के पास में वो कोई कंप्लेन नहीं कर सकता है कि हमारी राशि साहब हमको नहीं मिलती है। तो नीतीश कुमार जी का कमिटमेंट, क्योंकि उनका पूरा प्रदेश उनका बिहार की जनता है, इसलिए हमारे लिए पूरा बिहार सबका साथ सबका विकास और न्याय के साथ विकास हम करते हैं। और जिनको लगता है लॉलीपॉप, वो अपने अपने राज्यों में, कांग्रेस की सरकार है झारखंड में, कांग्रेस की सरकार है कर्नाटक में, पूछिए तो इन लोग माई बहन योजना के नाम पे क्या किए हैं? वहां पे माई बहन योजना किसको मिल रहा है? उन्होंने इफ बट लगा दिया है। तो हमारे नीतीश कुमार जी की योजनाएं, इनको अगर जनता लाभार्थी हो रही है, इनको तकलीफ हो रहा है, ये नहीं चाहते हैं कि बिहार की जनता का प्रोग्रेस हो, तो इनकी राजनीतिक इनको मुबारक। ठीक, कमलेश शर्मा जी सीपीआई एमएल के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहले परवेश जी को आना था, लेकिन अब उनकी जगह कमलेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कमलेश जी, मैं आपसे सवाल करूं उससे पहले मैं सभी पैनलिस्ट को एक बात बता दूं, यहां पर जो भी शब्दों का इस्तेमाल हम बतौर एंकर सवाल पूछने के लिए करते हैं, वो हमारे शब्द नहीं होते, वो या तो सत्ता पक्ष की ओर से कहे गए होते, तो जो उन्हीं शब्दों को फ्रेम करके हम विपक्ष से सवाल पूछते हैं, और विपक्ष के जो शब्द होते हैं उनको फ्रेम करके हम सत्ता पक्ष से सवाल पूछते हैं। ये एक फॉर्म है सवाल पूछने की। कमलेश जी, सवाल ये है कि जब आप ये घोषणाएं कर रहे थे, महागठबंधन ये घोषणाएं कर रहा था, तब तक तो ठीक था। अब चूंकि नीतीश जी उसका ऐलान के साथ उसको इंप्लीमेंट भी कर रहे हैं, और चुनाव में जाने से पहले इंप्लीमेंट कर रहे हैं, और ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी घोषणा है, और वो इंप्लीमेंट कर कर उस पर विश्वास जीतने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको फिर पीड़ा हो रही है? ये संतोष जी, अब तो ये नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के सरकार का चला चली का बेला है। अब तो ये सरकार जा रही है। पहले 2010 में जब नीतीश कुमार जी की सरकार बनी थी, या 2015 में, 2020 में, तो उनको इस तरह के घोषणा की आवश्यकता नहीं पड़ी थी। उनको लगा था कि बस लालू यादव का विरोध करके अगर कुछ बिहार में बदतर है तो उसके लिए जिम्मेवार राजद और लालू यादव की सरकार है, और कुछ बदतर है तो कांग्रेस जिम्मेवार है, और कुछ बदतर है तो जवाहरलाल नेहरू जिम्मेवार है, ब्रिटिश हुकूमत जिम्मेवार है, और बाकी बचा खुचा हुआ मुसलमान और पाकिस्तान जिम्मेवार है। लेकिन अब इनको इस बात को लग गया है कि हमारी सरकार जा रही है, इसलिए इन्होंने सौगात की एक झड़ी लगा दी है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि यहाँ का बजट तो काफी ये चल रहा है, घाटे में चल रहा है, इसके बावजूद घोषणा। यह महिलाओं के सशक्तिकरण की बात जो अनुप्रिया जी कह रही हैं, महिलाओं का सशक्तिकरण तो होना ही चाहिए। तो महिलाओं के सशक्तिकरण की याद आपको सितंबर में कैसे आई? सितंबर 2025 में कैसे आई? आपको बिहार के नौजवानों के बारे में, बिहार के वकीलों के बारे में सितंबर में आपको योजना कैसे याद आई? यह आपको इसलिए याद आ रही है कि आपको लग रहा है कि अभी भी कुछ झूठ बोल करके, कुछ जुमला बोल करके, कुछ जनता को भरमा करके अगर हम सत्ता में लौट सकते हैं तो उसका प्रयास किया जाए। लेकिन यह सरकार आपकी सत्ता में लौटने नहीं जा रही है। मैं संतोष जी एक बात मैं कहना जा रहा हूं कि आज पूरे बिहार में एक आंदोलन है, और वह आंदोलन इस सरकार और सत्ता के खिलाफ है। जब सत्ता बहरी हो जाए, जब सत्ता निरंकुश और तानाशाह हो जाए, तो जनता जो है अपना विरोध के स्वर को तेज करती है। आप पत्रकारिता में हैं, क्या आपने कभी बिहार में ऐसा देखा कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के ऑफिस के पास वो पूरे बाड़बंदी कर दिया जाए, तार लगा दिया जाए, पुलिस का डेपुटेशन हो जाए, वहां पर मजिस्ट्रेट बहाल कर दिया जाए, वहां पर रोज प्रदर्शन हो, और जेपी नड्डा साहब बिना मीटिंग किए वहां से भाग खड़े हो? तो मैं ये कहना चाहता हूं कि नीतीश कुमार केवल अचेत नहीं है, यह सरकार ही पूरी तरह से अचेत है, और यहां के नौजवान सचेत हैं कि सरकार को उखाड़ फेंकना है। एक बात मैं जीएसटी के संदर्भ में मैं कहना चाहता हूं, जीएसटी आखिर लगाया था किसने? जीएसटी तो लगाया था आपकी सरकार ने। आपने छात्रों से इरेजर पर, कॉपी पर, कलम पर, पेंसिल पर, सब पर आपने पैसा वसूला, और 55 लाख करोड़ रुपया, 55 लाख करोड़ रुपया इस सरकार ने जनता से वसूला जीएसटी के नाम पर। इस देश को कंगाल बना दिया, और कंगाल बनाने के बाद अब जब बिहार का चुनाव माथे पर आया है,
तब इनको लग रहा है कि हमारी सत्ता तो चली जाएगी। इसलिए बिहार के चुनाव के पहले ये मोदी जी ये घोषणा कर रहे हैं। जी मेरा सवाल है, ये नोटबुक, पेंसिल, शार्पनर, क्रेयॉन, मैप, इरेजर, मैथमेटिक्स बॉक्स, जितनी भी पढ़ाई वाली जिन पर 12% जीएसटी लगता था, अब वो वहां पर मामला शून्य हो गया है, यानी कि फ्री टैक्स से वो, तो इस पर आपको खुशी नहीं होनी चाहिए? पर लगता ही क्यों था, सवाल ये न है। नहीं, मेरा कहना था कि ये मोदी जी लगाए ही थे क्यों? ये पहले नहीं लगता था कि जीएसटी जब लागू हुई उससे पहले नहीं लगता था। इन्होंने आखिर पढ़ाई लिखाई वाले सामानों पर टैक्स नहीं लगता था उस समय। और संतोष जी, एक बात मैं बहुत विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं, आज यह देश राजनीतिज्ञों के हाथ में नहीं है। आज यह देश गुजरात के व्यापारियों के नियंत्रण में चल रहा है। ये राजनीति नहीं कर रहे हैं, ये व्यापार कर रहे हैं। वो मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, अंबानी हैं, अडानी हैं, पूरा देश सभी गुजरातियों के व्यापारियों के गिरफ्त में है। और महात्मा गांधी बाद में पूरे देश के चाहूंगा राष्ट्रपिता बने, लेकिन कहां से थे वो? पुनौरा धाम, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको आजकल सब राजनीतिक पार्टियां अपनाने की कोशिश कर रही हैं, कहां से थे वो? जी मैं आ रहा हूं संतोष इस पॉइंट पर, मैं इस पॉइंट पर आ रहा हूं। ठीक है, डॉक्टर संजय जी को पूरे चर्चा में लेकर आते, डॉक्टर संजय जी को चर्चा में लेकर आते। जहां तक डॉक्टर साहब, जो स्थिति इस समय बिहार की है, आप महात्मा, क्योंकि कैग की रिपोर्ट आई है और हम पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश को देख रहे हैं, आपने बात की, हाँ ठीक है, आऊंगा मैं दोबारा से भी आऊंगा सर आपके पास। हम पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश को देख रहे हैं, वो सरप्लस स्टेट में सबसे ऊपर है, नंबर 1 है। और अगर उसकी बात की जाए तो वो 37,000 करोड़ का सरप्लस लेकर नंबर 1 बना हुआ है। और दूसरे नंबर पर जो है गुजरात, वो 19,865 करोड़ सरप्लस लेकर नंबर 2 पर है, यानी 19 दूनी 38, लगभग दोगुने पर है उत्तर प्रदेश। और यही उत्तर प्रदेश की अब से कुछ साल पहले क्या स्थिति थी? बीमारू राज बोला जाता था। हम क्या जो इस समय घोषणाएं कर रही है नीतीश सरकार, मोदी गवर्नमेंट, उससे बिहार ऊपर जाएगा या नीचे आएगा? देखिए, दोनों सवालों को 2 पार्ट में बांट करके अगर आप पूछेंगे तो बेहतर हम बता पाएंगे जी। नीतीश कुमार जी के वेलफेयर स्कीम्स को लेकर के, और दूसरा जीएसटी को लेकर के, जो प्रधानमंत्री जी ने जो जीएसटी की दरें घटाई है। सबसे पहले जीएसटी पर बात करते हैं जी। हाँ, जीएसटी पर मैं बता दूं, सब लोगों को समझना चाहिए कि जो जीएसटी काउंसिल होता है उसमें केवल सेंट्रल नहीं होता है, स्टेट भी होता है। स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर भी उसके पार्ट होते हैं। और 2 वित्त मंत्री कांग्रेस के, जब चिदम्बरम साहब थे, प्रणब मुखर्जी साहब थे, उस समय भी इसका ब्लूप्रिंट बना था कि क्यों न टैक्स को एक जगह क्लब करके और इसको एक जीएसटी के तौर पर लाया जाए। लेकिन डीएमके ने इसका कसके विरोध किया था और शायद वो लोग नहीं इसको ला पाए या उसकी हिम्मत नहीं जुटा पाए, मैं तो यही कहूंगा। खैर 2017 में जीएसटी आया, बिल्कुल सवाल है कि भाई आपने बढ़ाया फिर घटाया, ये क्या मामला है? घटाने का जो मामला है वो कोई दया नहीं है, मैं स्पष्टता से कहूँ। जब अमेरिका ने 50% टैरिफ लगाया, स्वाभाविक है कि मार्केट तो ये होगा। तो हुआ कि अब स्वदेशी चीजों को बढ़ाने के लिए अगर जीएसटी की दरें नहीं घटाएंगे तो परचेजिंग कैपेसिटी लोगों की नहीं बढ़ेगी, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बूस्ट नहीं करेगा। एमएसएमई की बात प्रधानमंत्री जी कर रहे थे, एमएसएमई में किसी भी तरह का बूस्टअप नहीं आएगा। स्वाभाविक है कि जब अगर परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ेगी कीमतों की घटने की वजह से, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट मिलेगा तो रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे, ये सच्चाई भी है। बिल्कुल, विपक्ष अगर सवाल कर रहा है कि अगर इतनी ही आपको जनता के प्रति आपके मन में एक अच्छा भाव था तो पहले भी जीएसटी का 2 ही स्लैब रखते। अगर 28% का टैक्स लिया गया जनता से, इसको लेकर के एक सवाल है। लेकिन चलिए, राहुल गांधी जी ने तो हमेशा सवाल उठाया था ना, अगर विपक्ष के दबाव में ही सत्ता पक्ष को यह निर्णय लेना पड़ा तो क्या यह निर्णय जनता के हित में है या नहीं है? अगर हमसे आप पूछेंगे व्यक्तिगत तौर पर तो मैं कहूंगा है, और इसलिए है कि 27% की कमी आ जाती है जो उनका खर्च है उसमें। जो जितना कमाता है
कोई 5 लाख कमाता है, कोई 5,000 रुपया कमाता है, तो मैं एक एवरेज देख रहा हूं, उसमें 5% की कमी, 27% की कमी आ जाती है जब वो परचेज करने जाएगा तो खर्च पर। अब आपके मैं दूसरे सवाल पर आ जाता हूं, जो नीतीश कुमार जी की योजनाएं हैं। देखिए, नीतीश कुमार जी ने महिलाओं को ताकत दी, सच्चाई को कौन नहीं स्वीकार करेगा। कालखंड जो रहा हो, परिस्थितियां जो रही हो, राजनीतिक भागीदारी तो नीतीश कुमार ने दिया ही ना है। बिहार में 50% का रिजर्वेशन डोमिसाइल अगर नीतीश कुमार ने लागू किया है तो इसको कैसे आप डिनाई कर जाइएगा। अगर 29% बेटियां अगर सड़कों पर आपको राइफल लेके खड़ी दिखती हैं तो नीतीश कुमार का योगदान है ना, कि 29% पुलिसकर्मी महिला हैं। अगर शिक्षकों में या शिक्षक भर्ती में अगर उन्होंने इसका ये दिया, लेकिन अगर एक रोजगार के ब्लूप्रिंट को लेकर के आए हैं कि हर परिवार की महिला को हम देंगे 10,000 रुपया रोजगार करने के लिए, एक महिला को, और अगर हाँ एक महिला को, हर परिवार की एक महिला को, और अगर 6 महीने तक उनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रहा तो 2 लाख रुपए की राशि देंगे। नौकरी तो सबको दी नहीं जा सकती है, इस बात को पक्ष भी समझता है, विपक्ष भी समझता है। तो अगर रोजगार के लिए 10,000 रुपए की राशि, और कह रही है सरकार के मार्केट भी देंगे, अगर वो 10,000 रुपए का कोई रोजगार करती है और उसको एक मार्केट मिलता है, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप ने कमाल करके दिखाया है। ये बिहार का एक ये है, कटु सत्य है कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं थी उसको वर्ल्ड बैंक से लोन लेकर के उनको पैसा दिया गया था, और आज सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं अगर साबित कर दी अपने को, जिसको लेकर के केंद्र भी उसको फॉलो कर रहा है, तो नीतीश कुमार की योजनाओं को लेकर के सवाल इस पर मुझे एक प्रसंग भी याद आ गया। जब 1942 में आर्थिक मंदी आई थी, उस समय उस आर्थिक मंदी से निकालने का जो फॉर्मूला सुझाया गया था वो यही सुझाया गया था कि एक वर्ग से गड्ढा खुदवाओ, दूसरे वर्ग से उस गड्ढे को पटवाओ। उसका रीजन ये था कि लोगों के हाथ में पैसा जाएगा, और पैसा जाएगा तो जो पैसा है वो उससे सामान खरीदा जाएगा, और जो अर्थव्यवस्था है मंदी के दौर में वो निकल पड़ेगी। वो मुझे अपने कॉलेज के टाइम के एक प्रोफेसर थे, उनकी वो याद आ गई। असित जी, अब जल्दी से बोलिएगा, समय कम है, संक्षिप्त में। ये भाई संतोष जी, आपने तो वो 2008 में जो मंदी आई थी आपने देखा नहीं है। हम लोग तो वहीं नोएडा फिल्म सिटी में थे, ताबड़तोड़ चैनल बंद हो रहे थे। उस समय हमें बताया गया था कि भारत में मंदी आई भी नहीं थी, क्योंकि दुनिया ने मंदी कह दिया, उस समय भारत ने भी स्वीकार कर लिया मंदी है। अमेरिका के बैंक बंद हो रहे थे, लेकिन भारत ने वो स्थिति संभाल ली। वो डॉक्टर मनमोहन सिंह की वित्तीय प्रबंधन का नतीजा है जी। अब आपने जो बात की यहाँ सीएजी की, सीएजी का वित्तीय कुप्रबंधन आप ही ने बता दिया कि राजकोषीय घाटा की हालत क्या है। 71,000 करोड़ कहां गए बिहार के, सीएजी पूछ रहा है। बिहार सरकार नहीं बता पा रही है, कोई तो जिम्मेदार होगा ना संतोष जी। 71 करोड़ नहीं है, 7100 करोड़ भी नहीं है, 71,000 करोड़ हमारी आपकी मेहनत की कमाई थी ना, वो कहां है? यही तो सीएजी पूछ रहा है। कोई तो जिम्मेदार होगा, उसके लिए सरकार से ही न पूछा जाएगा कि भैया हमारे वो पैसे कहां चले गए। 71,000 करोड़ मामूली राशि है क्या? सरकार की तरफ से कोई जवाब सीएजी की 3 चिट्ठियों का नहीं है। कौन जवाब दिया? कौन खा गया उन पैसे को? जो खा गया, सर बीच में मत बोलिए, जो खा गया उस पर सरकार ने अब तक क्या एक्शन लिया? कहीं आपको किसी एक्शन की खबर हो तो आप ही हम लोगों को बता दीजिएगा। क्या ये घोटाला नहीं है? क्या ये घोटालेबाजों को बचाने की साजिश नहीं है? क्या ये घोटालेबाजों का संरक्षण नहीं है? सरकार के संरक्षण में हुआ। अब मैं बता रहा हूं नीतीश कुमार जी को लेके जो बड़ी बड़ी बातें कही जाती हैं, थोड़ा संक्षिप्त में, समय कम है। नीतीश कुमार जी के, हाँ बहुत संक्षेप में बता दे रहा हूं कि नीतीश कुमार जी कैसे अलोकप्रिय हुए हैं। 2010 में जदयू ने 115 सीटें जीती, 10 में। 2015 में 71 सीटें जीती, 2020 में 43 सीटें जीती, और यही रेशियो रहा तो 2025 में 20 सीटें जीतेंगे। अनुप्रिया जी मुस्कुरा रही है। अनुप्रिया जी जल्दी से, बड़ा काम 1 मिनट में दिया, अच्छा काम किए तो सीटें बढ़नी ना चाहिए, घट क्यों रही? 90 ना ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद कांग्रेस के प्रवक्ता को कि आप नीतीश कुमार जी की चिंता कर रहे हैं, बट हमें हमारी चिंता राजनीतिक रूप से पूरे बिहार की जनता को है। मैं कमलेश जी को बता देना चाहती हूँ कि आपने जितनी योजनाओं की बात की ना साहब, 2025 की बात नहीं है। 2006 में हमने महिलाओं को 50% का आरक्षण दिया कि जिससे वो राजनीतिक रूप से मजबूत हुई। हमने बेटियों को 2013 में जीविका के माध्यम से महिलाओं को यहाँ सशक्तिकरण का काम किया। तो आपके लिए महिला, आपके लिए वोटर
आपके लिए चुनाव का मसला हो सकता है। हमारे नेता नीतीश कुमार जी कभी भी वोट की चिंता नहीं की है, वोटरों की चिंता की है। और सिर्फ महिलाओं पे मैं बात करूं ना तो आज पूरा दिन निकल जाएगा, लेकिन आपके पास में कोई ब्लूप्रिंट भी नहीं होगा कि आप ठीक है नीरज जी, सकते हैं। एक मिनट, दूसरी बात मैं कह रही, एक देखिए सर, हमारा एनडीए का संकल्प है बिहार को और देश को विकसित राज्य बनाना। उसके लिए जो जो करने योग्य है हम सब बात करेंगे। और असित नाथ जी भी बात कर रहे थे 71,000 करोड़ की, कोई घोटाला नहीं है साहब, हिसाब देने में देरी हुई है, इसको घोटाला आप नहीं कह सकते। आप अफवाह की राजनीति ना करें कृपया। आपके दे दीजिए सर हिसाब, नहीं आने वाली, क्यों नहीं दे रहे हैं? हिसाब देने में देर बहुत बार होता है आपके। अरे तो हिसाब दीजिए ना सर। ये देर सवेर कभी कभी होता है, जो घोटाला का नाम देकर के आप दुष्प्रचारित नहीं कर सकते। जनता के सामने आपका पोल अरे खुल हिसाब चुका तो है। दीजिए, क्यों नहीं दे रहे हैं? आप हर चीज पर आप नकली फॉर्म भरवाना शुरू कर दिया आप लोगों ने, आप गठबंधन दल के लोगों ने। गाँव लोग आपको वोट चोर कह रहे हैं, कमलेश जी आपको कह रहे हैं जनता बिहार की नहीं आने वाली। ठीक, कमलेश जी एक मिनट, जैसे गांव में कोई भाजपा ही दिख रहा है, बच्चे भी वोट चोर कह दे रहे हैं। ठीक है कमलेश जी का टर्न है, समय कम है, उसके बाद डॉक्टर संजय जी के भी पास जाऊंगा। कमलेश जी था, और किसके शासनकाल में टैक्स लगता था? कमलेश जी खाली बता दीजिए। कमलेश जी, जीएसटी का नाम तो आप लेकर लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, लेकिन टैक्स बताइएगा। कमलेश जी आवाज मिल रही? क्या बोली अनुप्रिया जी? फिर से रिपीट करिए। अनुप्रिया जी रिपीट करिए। आप अपना क्लोजिंग स्टेटमेंट दीजिए सर। अनुप्रिया जी ने राजद सरकार के संदर्भ में एक बात जो कही, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोला कि उस समय लोगों से टैक्स वसूले जाते थे। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, बिहार में जो जनसंहारों का सिलसिला चल रहा था और उस समय हमारे ही संघर्षों का परिणाम था कि यहाँ पर किसकी यहाँ पर जो आयोग बना, उस आयोग के कारण बिल्कुल मैं आपसे कह रहा हूँ यहाँ पर आयोग मेरे पास एक और मेहमान है, उनका भी क्लोजिंग स्टेटमेंट लेना प्लीज। अनुप्रिया जी, आपकी सरकार ने उस आयोग को भंग करके और रणवीर सेना के गले में जो फांसी का फंदा लगा हुआ था उसको आपने हटाने का काम किया था। इस पाप से आप मुक्त नहीं हो सकते हैं। ठीक है डॉक्टर संजय जी, आखिरी एक मिनट आपका। जंगल राज चल ठीक रहा है है, कमलेश जी, आपका समय खत्म। संजय जी, डॉक्टर संजय जी। ये लोकतंत्र में विपक्ष हमेशा जनता के हितों को लेकर के अगर सत्ता पक्ष पर दबाव बनाती है और सत्ता पक्ष वोट के ही डर से जनता के हितों में अगर कोई निर्णय लेती है तो इस निर्णय को हम लोग सकारात्मक तरीके से देखते हैं। ठीक है, वो कभी हम लोग फिस्कल डेफिसिट पर बात कर लेंगे कि आखिर नीतीश कुमार के खजाने इस समय क्यों खुल गए, जिसमें लगातार घोषणाएं हो रही हैं। क्या नीतीश कुमार इतने संवेदनशील हो गए हैं बिहार और बिहार की जनता को लेकर के, या उन्हें लग रहा है कि शायद ये जो योजनाएं हैं वो उन्हें इस बार फिर से सत्ता में दोबारा वापस कराने में हमें मदद करेगी? ये तो वक्त बताएगा। लेकिन हाँ, जनता के हित में जो निर्णय लिए जा रहे हैं उस फैसले को कैसे गलत ठहराया जा सकता है? ठीक है, मेरे पास समय की कमी है। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और बहस चुनाव की मैं फिलहाल इतना ही। आगे देखिए चुनावी एक्सप्रेस।